हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 9 मई 2020 के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस होगा यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम के लिए। मतलब कि हम न्यूज़पेपर को एग्जाम पर्पस के व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि ग्रीन टर्मिनल डायरेक्ट एलजी पॉलीमर। तो जैसा है कि आपको पता होगा कि विशाखापट्टनम में, कल भी ये न्यूज़ हम लोग पढ़े थे कि विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर नाम की कंपनी थी, जहाँ पे एक गैस लीक हुआ है ना। गैस का नाम था अस्टायरीन। गैस का नाम था अस्टायरीन। वो गैस लीक हुआ जिसके कारण से कई लोगों को जान गई। और तो फिर अब एनजीटी, कल वहाँ पे एनएचआरसी के बारे में पढ़े थे। एनएचआरसी जो है वहाँ पे सुमोटो कन्वेंशन लिया, मतलब कि सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं, मतलब कि सरकार से पूछ रहे हैं कि इसके बारे में डिटेल ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज मेंशन है एक बॉडी जिसका नाम है ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो एनजीटी का स्थापना, एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक एक्ट से लाया गया है। एक्ट का नाम है एनजीटी एक्ट 2010। एनजीटी एक्ट 2010। तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी, ठीक है। इंडिया थर्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। इंडिया थर्ड कंट्री जहाँ पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म है। मतलब कि एक ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जो एक खास पर्पस के लिए सेटअप किया जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए सेटअप किया गया। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी केस होंगे एनजीटी डील करेगा। तो एनजीटी जैसा ट्रिब्यूनल जो है इंडिया थर्ड कंट्री ऐसा मैकेनिज्म बनाने में। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है इंडिया। तो एनजीटी के बारे में 2010 में इसका स्थापना हुआ था। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है और इंडिया थर्ड कंट्री है। एनजीटी जो है कहाँ से पावर डिराइव करता है, तो आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के तहत, पार्ट 3 में आर्टिकल 21 है। 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट में आता है। तो 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 21 भी है। तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहाँ पे कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 काफ़ी एक डाइवर्स है ना, काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल है। इसमें कई तरह की लिबर्टी देगा। इसी में एक लिबर्टी है राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट कहाँ से, आर्टिकल 21 में। यानी कि इसी को फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 21 में जो ये राइट दिया गया, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इसको फुलफिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एनजीटी एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो एनजीटी कौन से आर्टिकल के तहत बना, आर्टिकल 21 ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। इसका जो प्रिंसिपल हेडक्वार्टर है, मतलब मेन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसके अलावा भी, दिल्ली के अलावा इसका 4 जगह और है। कहाँ कहाँ है, तो पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। कहाँ, पुणे, भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। यानी कुल मिला के 5 जगह हो गया, जहाँ पे दिल्ली जो है हेड क्वार्टर हो गया, बाकी रीजनल क्वार्टर है। पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। कहाँ कहाँ, पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 जगह है और एक जगह न्यू दिल्ली हो गया। ये 5वां जगह प्रिंसिपल हेड क्वार्टर, मतलब कि हेड क्वार्टर यहाँ पे जो है। तो इसका 5 जगह ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसके चेयरमैन होते हैं रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, ये ध्यान दीजिएगा, सीजेआई नहीं, सीजेआई भी हो सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सीजेआई ही रहेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जस्टिस जो रहेंगे इसके चेयरमैन बन सकते हैं। ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को डील करता है, लेकिन 2 प्रॉब्लम को डील नहीं करता है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिया में जितने भी एक्ट हैं, है ना, करीब 10-12 से ज़्यादा एक्ट है। तो उसमें ये दोनों एक्ट को छोड़ा करके कौन कौन, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, है ना। यहाँ 72 और 27, ये दोनों वाला जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट को छोड़ा करके जितना भी एक्ट है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये नहीं, मतलब कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 का है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 का है, इसको ये डील नहीं करता है। तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये दोनों में डील नहीं करता। बाकी सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट है सबका केस यही देखता है, एनजीटी देखता है। एनजीटी इंडिया थर्ड ऐसा कंट्री है जहाँ पे एनजीटी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एनजीटी एक्ट 2010 में आया था। स्टैट्यूटरी बॉडी आर्टिकल 21 के तहत है ना। आर्टिकल 21 में राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, उसके तहत इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, 4 जगह इसका ब्रांच है, पुणे, भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता। रिटायर्ड जज जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये जो है, जैसे जो भी कोर्ट होता है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिविल प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके तहत क्या है कि एविडेंस लिया जाता है। सिविल प्रोसीजर मतलब कि जो भी कोर्ट का प्रोसीजर उससे बाउंडेड नहीं है। सिविल प्रोसीजर मतलब कोर्ट में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसके तहत ये बाउंडेड नहीं है।
ये मात्र फॉलो क्या करता है, जैसे नॉर्मल जो कोर्ट होता है सिविल प्रोसीजर को भी फॉलो करता है और नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, और सिविल प्रोसीजर दोनों को फॉलो करता है नॉर्मल जो कोर्ट होता है, जितना भी कोर्ट है। लेकिन एनजीटी क्या करता है, सिविल प्रोसीजर के तहत बाउंडेड नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस में दो चीज़ आते हैं, पहला क्या है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता है ना। नेचुरल जस्टिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता। दूसरा, किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता, ये नेचुरल जस्टिस में कहा गया है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो पॉइंट आते हैं, पहला कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता, और दूसरा बिना सुने किसी को सजा नहीं दिया जा सकता, ये नेचुरल जस्टिस है। तो एनजीटी नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, प्रोसेस ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये था एनजीटी के बारे में सब कुछ। अब एग्जाम में एनजीटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आस्क स्टेट टू कंसीडर ऑनलाइन सेल ऑफ लिकर, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट से पूछा है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि ऑनलाइन सेल किया जाए लिकर का। आप देख रहे होंगे इतना सारा भीड़ है, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऑनलाइन बेचने का प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज होते हैं, 34+1, कहने मतलब कि एक चीफ जस्टिस बाकी 34 जज। पहले कितने होते थे, तो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो 1+7, यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जज। तो पहले स्टार्टिंग में 8 थे, अभी 35 हैं, ठीक है। ये पावर किसको है जज का नंबर बढ़ाने को, तो पार्लियामेंट को है। ये पावर किसको है जज का नंबर बढ़ाने के लिए, तो पार्लियामेंट में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 में, ठीक है। 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी के तहत 1937 में 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। लेकिन उस समय इसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि फेडरल कोर्ट था, ठीक है। उस समय इसका नाम फेडरल कोर्ट था, और इसके जो डिसीजन है उसको चैलेंज किया जाता था लंदन में। लेकिन 28 जनवरी 1950 के बाद इस कोर्ट का नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसका जो डिसीजन है उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी 35 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट का मेंशन कहाँ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तब पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक, पार्ट 5 में 124 से 147 तक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और इसी आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 124(1) में बोला गया है कि देयर विल बी ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, यानी कि एक इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना, 124(1), या फिर बोल सकते हैं 124 से 147, सारा जो भी आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ओरिजिनल इसमें 8 जज होते थे 1+7, लेकिन अब कितना होता है 1+34, यानी कि एक चीफ जस्टिस 34 अदर जस्टिस, ठीक है। 1 अक्टूबर 37 को बना था फेडरल कोर्ट के रूप में, लेकिन 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इसको बनाया गया, ठीक है। था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहाँ पे एक और यहाँ पे न्यूज़ है कि यूएस स्पेशल इन्वॉय अर्जेज इंडिया टॉक टू तालिबान। तो इन्वॉय क्या होता है हम पहले ये समझा देते हैं। जैसे एम्बेसडर आप सुनते होंगे, तो एम्बेसडर जो होते हैं नॉर्मली राजधानी में होते हैं या फिर बड़े शहरों में होते हैं। जैसे चाइना का इंडिया में जो है एक एम्बेसी है, एम्बेसी न्यू दिल्ली में होगा, है ना, क्योंकि राजधानी है। उसके अलावा जो और भी दिल्ली के अलावा जो भी बड़े शहर है, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है, कहने का मतलब जो लगता है चाइना को, जो लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया में उसके लिहाज से, तो वहाँ पे क्या करता है, एक जूनियर एम्बेसी खोल देता है ना। एम्बेसी तो एक ही रहेगा ना राजधानी में, एक जूनियर एम्बेसी जैसा खोल सकता है, पर बोल सकते हैं कि एम्बेसी का एक ब्रांच खोल देता है कोलकाता में। जैसे चाइना का कोलकाता में है, मुंबई में है, 2 जगह है न्यू दिल्ली के अलावा। तो ये उस कंट्री पर डिपेंड करता है जो ओपन करने जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगा कि हाँ हम दिल्ली के अलावा भी कहीं एम्बेसी बनाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट यदि परमिट कर देता है तो वो एम्बेसी बना सकता है दूसरी जगह। तो यहाँ पे जो हेड होते हैं एम्बेसी, जो प्रिंसिपल जो है न्यू दिल्ली वाले में जो मेन एम्बेसी है, वहाँ पे जो बैठते हैं, वहाँ के जो सबसे चीफ स्टाफ होते हैं उसको हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं। और बाकी जो जूनियर वाले जो एम्बेसी है या फिर ब्रांच एम्बेसी है, वहाँ पे जो चीफ स्टाफ होता है उसको इन्वॉय बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं इन्वॉय क्या होता है, तो जूनियर एम्बेसडर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो यूएस के एक स्पेशल इन्वॉय है, वो इंडिया को बोल रहे हैं कि तालिबान के साथ टॉक करने के लिए। तालिबान कहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, कि आतंकवादी संगठन ऐसा बोल सकते हैं, ये अफगानिस्तान का है। तालिबान कहाँ का है, तो अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है तालिबान, ठीक है। तो इंडिया जो है सपोर्ट करता है, तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, इंडिया अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन तालिबान जो है अफगान का एक बड़े हिस्से पे शासन कर रहा है अभी, मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाया हुआ है। तालिबान क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट बनाया हुआ है, और वहाँ के लोगों का मतलब कि इसको सहमति भी प्राप्त है, वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त है, इसलिए एक पैरेलल गवर्नमेंट भी इसका चलता है। तो बहुत सारे कंट्री जो है तालिबान के साथ टॉक करें, तालिबान पीस डील कर रहे हैं। जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, है ना। माना जाता है कि पाकिस्तान बैक्ड है तो पाकिस्तान तो रहेगा ही, इसके अलावा ईरान वगैरह, मतलब जो भी कंट्री है, अधिकांशतः कंट्री
तालिबान के साथ भी टॉक करते हैं, अफगान गवर्नमेंट के साथ भी टॉक करते हैं। लेकिन इंडिया का कहना है कि हम सिर्फ अफगान का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अफगान ओन्ड और एंड अफगान कंट्रोल्ड, उसके साथ हम बात करेंगे, हम किसी तालिबान या आतंकवादी संगठन के साथ बात नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जो है मतलब कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ इंडिया का जो स्टैंड है सही है, लेकिन जब पूरी दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि तालिबान सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चला रहा है, अफगान का बहुत सारे पीपल का इसको सहमति भी प्राप्त है, तो आपको तालिबान के साथ भी बात करना चाहिए, ऐसा यूएस का कहना है। तो यूएस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यूएस जो है वहाँ पे अभी बहुत सारा अपना आर्मी भेजे हुए हैं वहाँ पे शांति कायम करने के लिए अफगानिस्तान में। लेकिन इसके अलावा इंडिया का क्या रोल है? तो सबसे पहले तो इंडिया का एक पड़ोसी है। दूसरी बात क्या है कि इंडिया वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंटल वर्क किया है। जैसे वहाँ का जो पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया। आप समझ सकते हैं किसी एक कंट्री का पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया के द्वारा बनाया गया है। अटल बिहारी के नाम पे आई थिंक उस बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। उसका उद्घाटन उस दिन हुआ था जिस दिन मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे ना, तो अफगानिस्तान में उसी पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करके आ रहे हैं, तो रास्ते में फिर वो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले, आई थिंक 2015 या 16 की बात है। तो उस समय अफगानिस्तान में जो पार्लियामेंट बनाया गया इंडिया के द्वारा बनाया गया। इंडिया के द्वारा कई लाइब्रेरी वहाँ पे गिफ्ट किए गए हैं। उसके अलावा गेहूँ प्रोवाइड करवाया जाता है। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, जैसे हमारे पे आईएएस होते हैं, वहाँ उसी तरह से वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं हाई ग्रेड के, उनको ट्रेनिंग हम लोग इंडिया में देते हैं। तो कई तरह के ह्यूमैनिटेरियन एड और भी कई तरह के सहयोग अफगानिस्तान को हमारे द्वारा किया गया है। एक डैम का नाम याद रखिएगा, सलमा डैम। एक डैम का नाम याद रखिएगा, सलमा डैम। सलमा डैम इंडिया के द्वारा बनाया गया अफगानिस्तान में। सलमा डैम वहाँ का एक इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है, अफगानिस्तान का, इंडिया के द्वारा बनाया गया है अफगानिस्तान में। सलमा डैम ये हरी रिवर के ऊपर है। कौन से रिवर के ऊपर है? तो हरी रिवर के ऊपर है, ठीक है। सलमा डैम कहाँ है? तो अफगानिस्तान में, इंडिया बनवाया है और हरी रिवर के ऊपर है। अफगानिस्तान में इंडिया काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, कई सारे हेलीकॉप्टर या फिर कई सारे लड़ाकू विमान इंडिया के द्वारा गिफ्ट किए गए। इसीलिए यूएस चाहता है कि इंडिया भी टॉक में शामिल हो। अभी तालिबान के साथ पीस प्रोसेस चालू था, लेकिन इंडिया उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो दिल्ली को भी, मतलब कि इंडिया को भी शामिल होना चाहिए, ऐसा यूएस के इन्वॉय का कहना है, मतलब यूएस गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, ठीक है। इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया भी तालिबान के साथ टॉक में शामिल हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे सेडिशन केस, ठीक है। अभी दिल्ली के जो सेडिशन 2 दिन पहले भी हम लोग पढ़े थे, 2-3 दिन पहले, आई थिंक 3 या 4 तारीख वाले पेपर में। तो दिल्ली के जो माइनॉरिटी कमीशन के हेड है उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया। क्यों लगाया गया हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी सेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेडिशन आईपीसी का एक सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन है सेक्शन 124A। ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 124A ये सेडिशन का चार्ज है, ठीक है, आईपीसी का है। आईपीसी का सेक्शन 124A, आर्टिकल 124A मत बोलिएगा, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद होता है और सेक्शन का हिंदी धारा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि धारा इतना, तो आईपीसी का होता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं धारा 370, तो ये सरासर गलत है। धारा 370 नहीं, अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 है, ठीक है। तो आईपीसी का धारा है, यानी कि सेक्शन है 124A। आईपीसी का सेक्शन 124A, उसके तहत सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। सेडिशन का चार्ज लगता है सेक्शन 124A आईपीसी का। आईपीसी 1860 में बनाया गया था, लेकिन याद रखिएगा ओरिजिनल जो आईपीसी था, मतलब 1860 में जो आईपीसी बना था, उसमें सेडिशन का कोई केस नहीं था, सेडिशन का कोई चार्ज नहीं था। इसलिए आप देखिएगा इसका आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 124A। एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, नहीं अमेंडमेंट करके लगाया था 1870 में। 1870 में आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ, वहाँ पे ऐड किया गया आर्टिकल 124A और उसके तहत सेडिशन का केस चालू हुआ, ठीक है। सेडिशन के तहत पहला आदमी कौन थे, मतलब जिन पर सेडिशन चालू हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक पहले आदमी थे जिन पर सेडिशन का केस अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। और जेम्स स्टीफन के रिकमेंडेशन पे सेडिशन का ये जो आर्टिकल 124A है 1870 में शामिल हुआ आईपीसी में। और इसको रिकमेंड कौन किया था? तो जेम्स स्टीफन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, उसी के द्वारा इसको जो है लगाया गया था, ठीक है। तो ये था सेडिशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि फूड बेवरेज इंडस्ट्री टू डेवलप डिजिटल प्लेटफॉर्म टुगेदर, ठीक है। NRAI है ना, एक यहाँ पे एसोसिएशन मेंशन है NRAI। ये क्या है? तो पहले न्यूज़ समझ लेते हैं कि फूड बेवरेज इंडस्ट्री, फूड यानी कि भोजन का इंडस्ट्री, बेवरेज बोलते हैं टी और कॉफ़ी को बेवरेज बोला जाता है। तो यानी कि इस तरह के जो भी इंडस्ट्री है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो स्विगी है, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं, NRAI का कहना है। तो NRAI क्या है? तो एक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ का एसोसिएशन है। इसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट का एसोसिएशन है, ठीक है। 1982 में इसको बनाया गया था और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1982 में बनाया गया था NRAI। तो ऐसा पूछा सकता है कि NRAI अभी न्यूज़ में था, NRAI इससे क्या मतलब कि किसी से रिलेटेड है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये जोमेटो स्विगी को टक्कर देने के लिए उसी तरह का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1982 में इसको बनाया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि एक PIL दायर किया गया था हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, फ्री इंटरनेट के लिए। ऐसा बोला गया था कि जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, नेट का एक्सेस नहीं है, तो उनको फ्री इंटरनेट दिया जाए और लैपटॉप प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा इस न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल एग्जामिनेशन पर्पज से है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि GCC नेशन फेसिंग अ टफ फाइट इन कर्विंग वायरस स्प्रेड। तो यहाँ GCC नेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा बोला गया है कि वायरस के फैल मतलब कि रोकने में GCC नेशन को काफ़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो GCC क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो एक 6 कंट्री का ग्रुप है। 6 कंट्री कौन कौन है? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE, ये 6 कंट्री है ना। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो दुबई जहाँ पे है ना, उसका कैपिटल है अबू धाबी। कौन कौन हम रिपीट कर देते हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, UAE, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 25 मई 1981 को। 25/5/1981 को इसको स्थापित किया गया था, 25 मई 1981 को। इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें ध्यान रखिए कि 6 कंट्री है, सबका सब मोनार्की है ना, सबके सब मोनार्की में भी है ना। मोनार्की यानी कि राजा का शासन है, ठीक है। तो GCC में 6 देश आते हैं। कौन कौन है? कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE। 25 मई 1981 को बनाया गया था, 1981 में। 6 देश है, सबके सब मोनार्की हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ईरान और इराक नहीं है, ईरान और इराक दोनों नहीं है, क्योंकि इस दोनों के लड़ाई के कारण ही GCC को बनाया गया था, ठीक है। मतलब GCC के बनने के रीज़न ईरान और इराक हैं, और ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं है। 6 कंट्री हैं, याद रखिएगा GCC के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मणिपुर स्पीकर रिजर्व डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 7 लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून। तो दल बदल कानून जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत एक शेड्यूल ऐड किया है जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल, है ना। 10th शेड्यूल पॉलिटिकल लेक्चर में आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। पहले इतना याद रखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 52वां संविधान संशोधन 52, और इसके तहत 10th शेड्यूल आया था 10वीं अनुसूची। इस 10th शेड्यूल में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपना पार्टी चेंज करता है, मतलब कि यदि वो कोई A पार्टी है, एक B पार्टी है, तो इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता, लेकिन जीतने के बाद वो B पार्टी में चला गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई करवाया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? तो स्पीकर लेता है, जो हाउस का स्पीकर है, यानी कि जो विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो A पार्टी का कोई मेंबर B पार्टी में चला गया इलेक्शन जीतने के बाद, तो स्पीकर से वो A पार्टी का कोई मेंबर रिक्वेस्ट करेगा कि इसको डिस्क्वालीफाई किया, तो स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। ये एंटी डिफेक्शन में था। और उसके बाद एक आया, जैसे इसमें कुछ अपवाद भी था, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया था। जैसे कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे आपको पता हो कि मेंबर को नॉमिनेट भी किया जाता है, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, है ना। नॉमिनेटेड मेंबर यदि है वो 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं चालू होगा, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला केस नॉमिनेटेड मेंबर है, उसको 6 महीने का छूट है। 6 महीने के बाद यदि कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर यदि ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरा, यदि कोई मेंबर स्पीकर बन गया, क्योंकि स्पीकर तो कोई मेंबर ही बनता है ना, वो भी किसी पार्टी पे जीत के आता है, पार्टी टिकट पे। तो यदि कोई मेंबर स्पीकर बन गया और पार्टी को छोड़ दिया, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्पीकर बन गया, उसके बाद यदि वो मेंबर मतलब कि पार्टी का छोड़ दिया मेंबरशिप, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। थर्ड केस है कि यदि 1/3, मान लीजिए कि पार्टी A है और पार्टी B है। पार्टी A का मेंबर मतलब कि अभी जीते हुए मेंबर का संख्या 21 है। पार्टी A है और ये पार्टी B है, इसमें 21 मेंबर जीते हुए, इसमें 16 मेंबर जीते हुए हैं। तो 21 का 1/3 यानी कि 7 मेंबर, यदि इसमें से 7 मेंबर इसमें चले गए एक साथ, ठीक है, तब जा करके उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, 7 को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट में था, ठीक है। उसमें एक संशोधन लाया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट, अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें दोनों वैसा ही रहा कि नॉमिनेटेड वाले को 6 महीना का छूट है, फिर स्पीकर बन गया उसको भी छूट है। हाँ, एक बात और था कि जो निर्दलीय जीते हैं, यानी कि विदाउट टिकट पे जीते हैं, मतलब कि अपने से जीते हैं, निर्दलीय, कोई भी पार्टी के मेंबर नहीं है, यदि जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको 6 महीना का छूट नहीं है, ठीक है। 6 महीने का छूट सिर्फ नॉमिनेटेड वाले को। तो यदि कोई निर्दलीय जीता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किसी मेंबर मतलब कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तब। ये दोनों में था। 91st में एक चेंजिंग क्या किया गया कि जो हम अभी बताए ना कि इसमें 21 मेंबर है, इसमें 16 मेंबर है, तो यदि 7 मेंबर निकल के यहाँ चला गया तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन
91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें 2/3 कर दिया गया, यानी कि अब 21 और 16 यदि है तो यहाँ से 14 मेंबर को जाना पड़ेगा तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। पहले क्या था 7 ही, है ना, यानी कि पहले 1/3 जो था वो अब 2/3 हो गया। तो अभी का सिचुएशन क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीना छूट है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। जो निर्दलीय है उसको कोई छूट नहीं है, उसको निर्दलीय ही रहना पड़ेगा 5 साल, यदि ज्वाइन कर लिया तो डिस्क्वालीफाई। उसके बाद फिर 2/3 यदि ज्वाइन करता है तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, नहीं तो उससे कम हो जाने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। स्पीकर यदि बन जाता है उसके बाद पार्टी का मेंबर छोड़ देता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। डिस्क्वालीफाई से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है तो स्पीकर लेता है। डिस्क्वालीफाई से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है, ठीक है। और स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको देख सकता है कि स्पीकर का डिसीजन सही था कि गलत है, ठीक है। तो ये था डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, या फिर एंटी डिफेक्शन जिसको बोलते हैं, दल बदल कानून। नेक्स्ट यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो $500 मिलियन, है ना, फ्रॉम AIIB। तो हम लोग AIIB के बारे में पढ़ लेते हैं। AIIB का मतलब है फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में, ठीक है। ये 2 कंटिनेंट को सर्व करता है, एशिया और ओशियानिया। ओशियानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जो कॉन्टिनेंट है, एशिया और ओशियानिया 2 कंटिनेंट को ये सर्व करता है। इसके 78 मेंबर हैं, और ये जो मेंबर हैं वो पूरे वर्ल्ड से हैं, ना, ध्यान रखिए, इसका मेंबर पूरे वर्ल्ड से हैं, लेकिन सर्व मात्र 2 कंटिनेंट को करता है, एशिया और ओशियानिया को, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था तो 25 दिसंबर 2015 को इसको स्थापित किया गया था। 25 दिसंबर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और फाइनली जाकर के 16 जनवरी 16 को इसका स्थापना हुआ था, है ना। इसका स्थापना 16 जनवरी 16 को हुआ था, लेकिन 25 दिसंबर 2015 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत 16 जनवरी 16 को इसका स्थापना हुआ था। इंडिया जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, चाइना इसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, यानी कि इसमें जो भी संपत्ति है सबसे ज़्यादा चाइना का, उसके बाद इंडिया का है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि चाइना ओन्ड बैंक है ये, क्योंकि चाइना में हेडक्वार्टर भी है, चाइना के प्रयास से बना भी था, ठीक है। और इसका नाम ही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी सब कुछ देखें कि इसका स्थापना हुआ था 2016 में, 16 जनवरी 16। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, चाइना फर्स्ट शेयर होल्डर है। 25 दिसंबर 15 को एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका जो मेंबर है 78 मेंबर है पूरे दुनिया से, इसमें 78 मेंबर है पूरे दुनिया से है, लेकिन ये सर्व करता है एशिया और ओशियानिया को, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिली टर्टल्स एट उड़ीसा रुसिकुलिया, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन है, एक ओलिव रिली टर्टल के बारे में पढ़ेंगे और रुसिकुलिया रिवर के बारे में पढ़ेंगे। रुसिकुलिया एक नदी का नाम है। तो यहाँ पे बात में मतलब कि टॉपिक क्या है, ओलिव रिली टर्टल एक टर्टल है, टर्टल यानी कि एक कछुआ है जिसका नाम ओलिव रिली टर्टल। ये मेराइन कछुआ है, मेराइन यानी कि समुद्र में या फिर खारे पानी में पाए जाने वाला कछुआ है, ठीक है। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल है ना, ओलिव रिली टर्टल है तो दूसरा सबसे छोटा कछुआ है ना, मतलब कि जैसे सबसे छोटा कछुआ होगा उसके ऊपर वाला है, ठीक है। सेकेंड स्मॉलेस्ट है टर्टल में, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टर्टल है, मोस्ट अबंडेंट टर्टल है। सबसे ज़्यादा कौन सा टर्टल पाया जाता है तो ओलिव रिली टर्टल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका इमेज देख सकते हैं, इस तरह का कछुआ था वो। तो ओलिव रिली टर्टल सेकेंड स्मॉलेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है। ये वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है। कहाँ कैसे पानी पाया जाता है तो वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, ठीक है। ये अधिकांशतः पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाया जाता है। पैसिफिक और इंडियन ओशन में ज़्यादातर पाया जाता है, वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसका IUCN स्टेटस जो है, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो ये था ओलिव रिली टर्टल के बारे में। और हाँ, इसका एक मास नेस्टिंग होता है, मतलब कि अपने एक कोई नेस्टिंग करने आते हैं हैचलिंग को, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरीबाड़ा। अरीबाड़ा क्या है तो मास नेस्टिंग साइट है ना, जहाँ पे भारी मात्रा में नेस्टिंग करते हैं उसको अरीबाड़ा बोला जाता है। यहाँ पे एक रिवर मेंशन है, तो रुसिकुलिया रिवर का जो बीच है जहाँ पे वो माउथ है, मतलब कि जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में वो गिरती है, तो उसके माउथ के पास एक बहुत बड़ा अरीबाड़ा है, यानी कि वहाँ पे मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रिली टर्टल के लिए। तो रुसिकुलिया रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रुसिकुलिया रिवर उड़ीसा में बहती है, और ये कहाँ से निकलती है तो ये निकलती है दारिंगबाड़ी, एक जगह का नाम है दारिंगबाड़ी, उड़ीसा में ही है। दारिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। दारिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर बोला जाता है, और वहीं से ये रुसिकुलिया रिवर निकलती है। छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो ये था ओलिव रिली टर्टल के बारे में। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।